हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं, कुछ ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो खबर को काफ़ी अंदर तक, तह तक बताने की हालत में होते हैं, जिन लोगों से हम ग्राउंड से बहुत से इन्फॉर्मेशन हम हासिल करना चाहते हैं। इस वक़्त देश भर के मीडिया में कश्मीर में दूसरे स्टेट्स के से गए हुए मजदूरों के मजदूरों पर हमले और उनके माइग्रेशन की बातें सामने आ रही हैं। इससे पहले एक कुछ खबरें थी कि वहां से वैली से खास तौर पर कुछ नॉन मुस्लिम्स जो है वो वहां से हट रहे हैं, अलग हो रहे हैं, वहां से निकल रहे हैं और वहां की मस्जिदों से ऐलान किया गया कि कहीं ना जाए, हम आपकी हिफाजत करेंगे। ये सारी खबरें आपके सामने हैं। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान हैं, सीनियर जर्नलिस्ट मजीद हैदरी साहब, जो श्रीनगर में है और वो नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के लिए लिखते भी हैं और बहुत से टेलीविजन चैनल्स की डिबेट में भी आपने जरूर देखा होगा। हमारे यहाँ इंडिया के बहुत से चैनल्स के लिए भी और मिडिल ईस्ट के चैनल्स के लिए भी आप डिबेट्स में शामिल रहते हैं। जनाब माजिद हैदरी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि जो कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया में बताया जा रहा है या इंडिया के मीडिया में बताया जा रहा है, इसमें खुद ग्राउंड की हकीकत क्या है? वहां ये बताया जा रहा है कि कुछ टेररिस्ट जो है वो हमले कर रहे हैं दूसरे स्टेट से गए हुए मजदूरों पर और वो एन मास छोड़ करके जा रहे हैं वैली को। ये क्या कुछ है हकीकत इसके? अस्सलाम वालेकुम काज़मी साहब। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इस बड़े ही लोकप्रिय चैनल पे मुझे आने की दावत दी, इसके लिए शुक्रिया। देखिए, कश्मीर की जो सिचुएशन है आज बहुत ही ज्यादा टेंस है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है, हम तो तब 90s में स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन लग रहा है कि हम लोग वो 1990 के हालात की तरफ हम वापस जा रहे हैं, क्योंकि तब भी ऐसे ही तरीके से टारगेट किलिंग्स होती थी, एक सनसनी फैल जाती थी, फ्रिस्किंग होती थी सड़कों पे। जो आज सिचुएशन है, बिल्कुल लग रहा है कि वो बचपन की, जो 90s की जो याद है, वो वापस आ जा रही है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रही है वो ये है कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने एक ख्वाब देखा था कि नया जम्मू कश्मीर, 370 हटने के बाद नया जम्मू कश्मीर होगा। लेकिन बदकिस्मती रही कि जम्मू कश्मीर में ऐसी गवर्नेंस रही पिछले 2 साल से कि जो फोकस पे एरियाज होने चाहिए थे, सिक्योरिटी है, डेवलपमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, उस पर फोकस नहीं रहा। और ये हम बार बार कह रहे थे डिबेट्स में भी, मतलब नेशनल चैनल्स पे भी मैं डिबेट्स में इनको कहता था कि जी ये किसी टाइम ये सिचुएशन अगली टर्न लेगी, क्योंकि यहाँ पे फोकस प्रॉपरली नहीं किया जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको बता दूं कि जिस रोज कश्मीर में दो टीचर, गैर मुस्लिम दो टीचर जिस दिन बेचारे मारे गए यहाँ पे, और ऑलरेडी 2-4 किलिंग्स हुई थी, हफ्ते में 7 किलिंग्स हुई थी, उसी रोज जम्मू कश्मीर सरकार ने उसी दिन जश्न डल लॉन्च किया। जश्न डल मतलब डल का जश्न जो है वो लॉन्च किया। जम्मू कश्मीर में तो इलेक्टेड गवर्नमेंट है नहीं, जब से कि बीजेपी और पीडीपी की सरकार गिरी थी तब से तो राजभवन के थ्रू और ब्यूरोक्रेट्स ही चलाते हैं। लेकिन एक इतना एक इनसेंसिटिव अप्रोच है कि जिस दिन दो टीचर मारे जाते हैं, आप उस दिन जश्न डल 3 रोजा शुरू करते हैं। तो देखिए, यहां पर जो मामला है कि जो सिचुएशन है कि इस महीने में अभी तक 11 लोग, 11 आम शहरी मारे गए हैं, जिनमें के गैर मुसलमान जो हैं वो 5 हैं, और अभी तक इस साल में 5 नॉन लोकल लेबरर मारे गए हैं। तो सिचुएशन बहुत ज्यादा टेंस है। नई दिल्ली को बहुत ही सीरियसली देखना होगा कि कश्मीर में कैसी सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा तरमीमों की जरूरत है, क्योंकि अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है ये कश्मीर को 90 की तरफ ले जा रही है और इसमें कुछ नहीं हो सकता। जी काजमी साहब। तो ये जो 90 की तरफ ले जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन, उसको कहीं कोई लोकल, कहीं कोई एडवाइजरी, कहीं रोल किसी का नहीं है क्या? बिल्कुल नए लोग हैं या ये हाई हैंडेडनेस है? क्या वजह है? कहाँ अप्रोच में क्या कमी है? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। इनफैक्ट कुछ देर पहले विवेकानंद फाउंडेशन के लिए एक फॉर्मर रॉ चीफ ने एक रिसर्च पेपर लिखा था। उसमें उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो ब्यूरोक्रेसी है वो वॉइसरॉय की तरह बिहेव करती है, और उसी वॉइसरॉयशिप का ये कोट अनकोट नतीजा है कि जो आज कश्मीर में सिचुएशन।
आप देखिए आज पूरा मुल्क, हर चैनल बताता है कि हमारे बाहर के गरीब, बिहार के 2 गोलगप्पे वाले मारे गए कश्मीर। कोई बेचारा मजदूरी कर रहा था, वो मारा गया। लेकिन जो पहला गोलगप्पे वाला जो इसी महीने में मारा गया, वीरेंद्र पासवान, 5 बच्ची हैं उसकी छोटी-छोटी बिहार में, उसकी मैयत को सरकार ने बिहार भेजने की भी कोशिश नहीं की। उसका जो दाह संस्कार हुआ वो कश्मीर के नौजवानों ने लकड़ियां इकट्ठा करके, बाकी चीजें, रिसोर्सेज मैनेज करके किया, क्योंकि सरकार के पास, जो सरकार नाच गाने पे करोड़ों रुपए खर्च करती है, जम्मू कश्मीर की सरकार, जिस सरकार ने इसी साल बादशाह, बॉलीवुड के बहुत बड़े सिंगर हैं, उन्हें कश्मीर बुलाया था शो होस्ट करने के लिए। बादशाह का तो पता है, बहुत सा वो लाखों रुपए पेमेंट लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर के ब्यूरोक्रेट्स के पास, एडमिनिस्ट्रेशन के पास नाच गाने के लिए लाखों रुपए हैं, लेकिन गरीब वीरेंद्र पासवान का मैयत वापस भेजने के लिए इनके पास कोई रिसोर्स नहीं था। ये बदकिस्मती है, किस्म का अलमिया है कि जम्मू कश्मीर में कैसी सरकार है। यानी यानी इससे ये जाहिर होता है कि जिस चीज को कम्युनल कलर करके पूरे हिंदुस्तान में इस्तेमाल करना है, जैसा किया जाता है आमतौर पर, उसकी डेड बॉडी को बाइज्जत तरीके से उसके घर तक नहीं पहुंचाया गया। आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस मुल्क में आप देखें अभी, अगर कश्मीर में भी टारगेट, मैं तो ओपनली कहता हूँ ये टारगेट किलिंग्स है, लेकिन टारगेट किलिंग्स को मजहबी रंगत नहीं देनी चाहिए। हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है। वीरेंद्र पासवान एक गरीब गोलगप्पे वाला जिसकी 5 बच्चियां हैं, दिन को 100-150 रुपए कमा के घर चलाता होता बेचारा, उसकी मैयत को बिहार नहीं भेज पाए, क्योंकि सरकार इतना ज्यादा अपने नाच गाने के फंक्शंस के साथ, जश्न डल जैसे फंक्शंस के साथ बिजी है, और उस पर खर्चा, पैसा, पब्लिक का पैसा उड़ाने पे बिजी है, कि एक गरीब को भूल गए। फिर मैंने आपको दूसरी मिसाल दी कि 2 गैर मुस्लिम टीचर यहाँ पे मारे गए अक्टूबर के ही महीने में, और उसी दिन जम्मू कश्मीर की सरकार ने जश्न डल शुरू किया। अब अगर ये जश्न डल कहीं पर ओवैसी साहब ने शुरू किया होता तो उस पे सब चैनल आग बगोला होते, देखो जी ये लोग क्या करते हैं, इनकी नीयत कैसी है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जश्न मनाते हैं कि जिस दिन हमारे गैर मुस्लिम भाई मारे गए। लेकिन हकीकत जो है वो मैंने आपको दोनों फैक्ट्स बताए, क्योंकि सहाफी हूं, आपको मैं फैक्ट्स के थ्रू ही बात समझाने की कोशिश करूंगा। तो हकीकत दरअसल ये है। और जहां तक फिर इनकी सिक्योरिटी की बात आती है, देखिए कल ही मैंने कुछ नॉन लोकल यहाँ पे जो मजदूर हैं बेचारे, जो अपनी रोजी रोटी कमाने कश्मीर आते हैं, उनसे मैंने बात की। मैंने कहा ऐसी सिचुएशन है, क्या आपको सरकार की तरफ से कोई इंटीमेशन आया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कि आप लोग कैसे रहें, कोई डूज एंड डोंट्स जिसे हम कहते हैं, एडवाइजरी कहते हैं, कि भाई इस टाइम आप चलो, इस इलाके में जाओ, इस इलाके में ना जाओ, कब निकलो घर से, कब ना निकलो, कोई कोई डूज एंड डोंट्स? उनने कहा जी बिल्कुल नहीं, हमारे से कोई राब्ता नहीं है। तो हम्म। जो ये सरकार जो दावे करती है ना, ज्यादातर टीवी चैनल्स पे डिबेट्स में उनके वो जो प्रवक्ता बातें करते हैं, वो ग्राउंड सिचुएशन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। और अगर 2-3 किलिंग्स हुई थी, टारगेट किलिंग्स हुई थी, अगर सरकार ने कोई एडवाइजरी पास की होती कि इन नॉन लोकल्स ने या गैर मुसलमान भाइयों ने, हमारे ने यहाँ पे कैसे रहना है, तो शायद कुछ हद तक मामला बचा होता। लेकिन जब सरकार को फुर्सत ही नहीं जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को, तो हालात तो बद से बदतर हो रहे हैं। बिल्कुल 90s तो आप मानिए आ चुका है, बस थोड़ा सा उसको वो फाइनल एक नेशनल मीडिया की तरफ से भी नाम नहीं लगा है कि वी आर बैक टू 90s, वरना सिचुएशन बिल्कुल वैसी है कश्मीर में। अच्छा, आप इस सूरत में वहां जो जो लोकल आम तौर पर जो 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 जाहिर है मुस्लिम आबादी है, मेजोरिटी, उन लोगों का रिएक्शन क्या है इन नॉन लोकल्स के मारे जाने पर? और वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं? क्या वो कहीं सरकार को या एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं एश्योर करने या उनको किसी हद तक गले लगाने की कोई बात की जा रही है क्या मकामी तौर पर? जी देखिए, सबसे पहले तो हमारा तो जो मजहब है इस्लाम, वो तो पीस है, इस्लाम का तो माने ही अमन है। तो कोई मुसलमान और कोई भी अच्छा इंसान किसी की भी कत्ल से खुश नहीं हो सकता, कभी भी खुश नहीं हो सकता। तो वही हाल कश्मीर में भी है, हर एक अपनी अपनी जगह कंडेम कर रहा है इस मामले में। लेकिन जो आप कर रहे हैं, गले लगाने की बात कर रहे हैं, देखिए आम कश्मीरी इस मामले में क्या कर सकता है? कोई हमारे बाहर का यूपी का भाई है, बिहार का भाई है, तमिलनाडु का भाई है, जैसे हमारे भी कांटेक्ट में बहुत से ऐसे लोग हैं, हम उन्हें एक मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं। लेकिन सिक्योरिटी और सिक्योर्ड एनवायरनमेंट फराहम करना आम इंसान का काम नहीं है। ये एक सीरियस इशू होता है, ये सरकार कह सकती है। हम किसी को जज्बात में कह दें मेरे भाई तू यहीं पे रह, लेकिन कल तुझे कोई मार देगा तब मैं रोऊंगा, वो बेवकूफाना मामला होगा। ये चीज सरकार ने सोचनी है, ये चीज सरकार ने देखनी है। जो पब्लिक सेंटिमेंट की बात मीडिया पर भी हो रही है, वो एक हिसाब से वो एक, मैं कहूंगा कि अनप्रोफेशनल एटीट्यूड है वैसी बात करने का।
जब हमारी अपनी जान को लारे पड़े। जी आप इस वक्त बात कर रहे हैं जी बाहर के लोग सिर्फ मारे गए। मैं आपको बता दूं अभी इस साल अभी जम्मू कश्मीर पुलिस ने हाल ही में आंकड़े पेश किए हैं कि अभी तक 28 लोग मारे गए हैं इस साल में कश्मीर में सिविलियन। 28 में से 21 मुसलमान हैं, कश्मीरी मुसलमान हैं। तो सबसे पहले आप इसे मजहबी रंगत तो देना कि जी बाहर के लोग मारे जा रहे हैं और गैर मुस्लिम मारे जा रहे हैं। भाई 28 में से 21 मुसलमान हैं, तो आप कैसे ऐसी रंगत दे सकते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे हर एक की लाइफ इनसिक्योर। अच्छा, भाजपा इस मुल्क को चला रही है, बीजेपी के 6-7 लीडर पिछले 1-1.5 साल में मारे गए। ये पार्टी अपने लीडर्स की जान नहीं बचा पा रही, ये पार्टी उनकी जान नहीं बचा पा रही जिनके कहते हैं कि हम तो हिंदू राष्ट्र की बात करती है ये पार्टी, लेकिन हिंदू भाइयों की जान नहीं बचा पा रहे, बाकियों की जान नहीं। ये सिर्फ देखिए, ये सिर्फ कश्मीर का मामला नहीं है। जब आप ह्यूमन लाइफ की बात करेंगे, ये हर जगह यही चल रहा है। लखीमपुर में क्या है, अगर कश्मीर में, मैं तो हर चैनल पे कह रहा हूं, नेशनल चैनल पे, कि अगर कश्मीर में आतंक का मामला है, लखीमपुर क्या है, मैं तो उसे भी एक्ट ऑफ टेरर कहता हूं। कश्मीर में बंदूक से मारे गए, वहां पे गाड़ी के नीचे मारे गए। मेरे लिए तो दोनों चीजें टेरर है, डंके की चोट पे कहता हूं। अच्छा अच्छा, ये बहुत ही अहम बात आपने कही हैदरी साहब। ये इससे पहले जो 2-3 हफ्ते के जो वाकयात थे, जिनमें एक खास सिचुएशन में मस्जिदों से ऐलान होने की खबर आई, जिसमें कहा गया कि सभी लोग यहाँ रहें और यहाँ किसी किस्म का खतरा नहीं है वगैरह वगैरह। क्या उन उन हालात से इन वाकयात को ताजा कहीं कुछ जोड़ करके आप देखते हैं, कोई इसमें कहीं कोई लिंक है? जी देखिए, वो कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स थी इस मामले में कि लोगों ने कहा, और कुछ जगहों पे लोग निकले भी बाहर मस्जिद इंतजामिया बेली की, और इन हमारे जो बाहर के हैं ये गैर मुस्लिम भाई जो यहाँ पे आते हैं, उनसे कहा गया कि आप यहीं रहें। लेकिन मैंने आपको कहा ना, वो बात होना और उसका लिंक होना, वो कहीं पर भी इसके साथ लॉजिकली मैच नहीं खाता, क्योंकि सिक्योरिटी देना, सिक्योरिटी इंश्योर करना, सिक्योर एनवायरनमेंट देना किसी भी तरीके से एक आम शहरी का काम नहीं है। ना वो किसी हिंदू का काम है, ना मुसलमान का काम है, ना सिख का काम है, ना ईसाई का काम है। ये काम सरकार का है, और जिस काम में सरकार अभी जो अपेरेंटली लग रहा है वो कश्मीर में फेल हो रही है। अच्छा, आमतौर पर बड़े लेवल पर क्रोनोलॉजी की बात की जाती है। मैं उसी तरफ आपसे फिर से पूछना चाह रहा हूं, क्या सिचुएशन को किसी खास मोड़ जी। देने के लिए, किसी सियासी मकसद के लिए, जिस तरह से जगमोहन के जमाने में भी कुछ वाकयात हुए जिसको दूसरी तरह से लोग कहते हैं नेशनल मीडिया में, और यहाँ की जो लीडरशिप है वो कुछ कहती है, वहां से अलग किस्म की आवाजें आती हैं। क्या उस किस्म की कोई सूरत हाल है अब यहाँ के नॉन लोकल्स को जो मारने के वाकयात? जी देखें, जो पंडितों की जो हलाकतें हुई हैं 1990 में, जिसको कि वो जिनोसाइड का भी नाम देते हैं, बाकी तरीके की बातें कहते हैं। देखिए, सरकारी आंकड़े में अपनी बात नहीं कर रहा, 219 हमारे पंडित भाई उस टाइम कश्मीर में अभी तक मारे गए हैं। 219 सरकार का फिगर है, मेरा फिगर नहीं है। उसके बरक्स सरकारी आंकड़े हैं 60,000 के करीब हमारे यहाँ पे जो कश्मीरी मुसलमान हैं वो मारे गए हैं। तो मजहब की रंगत तो आती नहीं, और कश्मीरी पंडित भाइयों को किसने निकाला कश्मीर से, वो सबसे बड़ा सवाल है। कि हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो हैं, उनके निकलने के पीछे किसका हाथ था, उस पे एक इम्पार्शियल प्रोब होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे कुछ फोर्सेस हैं, मतलब हम भी कहते हैं कि उसमें तब के गवर्नर जगमोहन साहब का बहुत ज्यादा रोल रहा उनको निकालने में। वो क्यों निकले, उस पर आज तक इंक्वायरी नहीं हुई। हमारे पंडित भाई कहते नहीं जी हमारे को दूसरे मुल्क में निकलवाने में उसने साजिश रची। तो मामला ये है कि कहीं ना कहीं इस पे एक इंक्वायरी की जरूरत है। तो इस इंक्वायरी, क्या उस इंक्वायरी के नतीजों को आज के भी हालात से कहीं जोड़ करके कुछ समझने की हम कोशिश करें क्या? क्योंकि ये जो हलाकतें हैं नॉन लोकल्स की, उसमें भी कहीं ये जो एनमास बाहर निकालने की तैयारी या निकलने की तैयारी या हालात ऐसे बन रहे हैं, इसको कहीं कहीं उसी तरह से रिजेंबल करके देख सकते हैं। जी देखें, पहली बात, जो पहली दफा मामला हुआ था उसकी कभी इंक्वायरी हुई नहीं। अभी जो नया मामला है इसमें भी अभी अगर गवर्नमेंट हैंडआउट भी आता है, दे से दे वेर अनआइडेंटिफाइड, मतलब नामालूम बंदूक बरदार। आप उन्हें मिलिटेंट कहिए, टेररिस्ट कहिए, जो भी नाम दीजिए, लेकिन नामालूम। हाँ। नामालूम को जब तक इस पे तहकीकात नहीं हो, एक जुडिशियल प्रोब नहीं हो, एज अ रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट मैं उस पर बात नहीं कर पाता।
तो अगर ये मामला बन रहा है, ये देखिए एक तरफ से अगर कोई एक इंसान जो गलत काम करना चाह रहा है वो कर पा रहा है, तो उसमें सिक्योरिटी लैप्स है सबसे पहले। तो इस तरीके का सिक्योरिटी लैप्स क्यों है कि अक्टूबर के अभी 20 ही दिन में 11 लोग मारे गए हैं। तो सिक्योरिटी लैप्स का एंगल भी देखना होगा। अगर गलत ताकतें कश्मीर में नॉन स्टेट एक्टर्स काम कर रहे हैं, लेकिन स्टेट एक्टर्स का क्या रोल है, वो एक बड़ा सवालिया निशान है। तो अब इस मौके पर कोई खास एक ऑब्जर्वेशन के तौर पर, क्योंकि जर्नलिस्ट अपने ऑब्जर्वेशन बता सकता है, पूरे मुल्क के लिए आप वहां से एक कश्मीरी जर्नलिस्ट के तौर पर क्या कहना चाहेंगे कि इन सब हालात को किस तरह से समझा जाए? देखिए, सबसे पहले ये समझ लें कि जम्मू कश्मीर में कोई भी कम्युनल या मजहबी मामला नहीं है। ये कोई हमारे हिंदू भाई या किसी और धर्म के खिलाफ कोई मामला नहीं है। आप उसे वो रंगत ना दीजिए। आप 90 से आज तक भी उसको कोई ऐसी रंगत ना दीजिए, क्योंकि हमारे सिख भाई पिछले 30 साल में भी कश्मीर में ही रहे। और जैसा आप खुद जानते हैं कि हमारे नॉन लोकल बिहार से, यूपी से लोग काम करने कश्मीर आते हैं, तो हमेशा सिक्योर्ड एनवायरनमेंट ही था। तो अब इसे मजहबी रंगत ना दीजिए। हाँ, एक पॉलिटिकल इशू है कश्मीर में, और सिक्योरिटी का जो मामला है अभी वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है जम्मू कश्मीर में। और जो ब्यूरोक्रेट्स ये सरकार चला रहे हैं, उनके बारे में हमारे फॉर्मर रॉ चीफ कह रहे हैं कि दे आर बिहेविंग लाइक वॉइसरॉय। तो हमें समझना होगा कि नई दिल्ली को अपनी पॉलिसी रिवैम्प करनी होगी, और हमें बिलखसूस में पूरे मुल्क के अवाम को भाईचारा बरकरार रखना होगा, जो हमने हमेशा रखा है। भाईचारा बरकरार रखना ही हर मामले का हल है, वरना हम लोग एक बिगड़ती हुई सूरत हाल की तरफ सिर्फ कश्मीर में नहीं पूरे मुल्क भर में जा रहे हैं। जी जी, काफी। जी। बहुत शुक्रिया जनाब माजिद हैदरी साहब, आपने हमें वक़्त दिया और आपने बहुत ही अहम बात की कि इसको कम्युनल कलर ना दें और नई दिल्ली को फिर से एक तरह से अपनी पॉलिसी को रिवैम्प करने की ज़रूरत है। वायसराय की तरह से यहाँ के नुमाइंदे जाकर के लोगों पर हुकूमत ना करें और ये कि कश्मीर में हमेशा कम्युनल हार्मनी का माहौल रहा है, कभी कोई ऐसे वाक़यात नहीं हुए। आपने वो भी सवाल उठाया कि ये इस पर प्रोब होनी चाहिए कि जगमोहन जी के ज़माने में वहाँ से क्यों कश्मीरी पंडित वहाँ से निकले, क्या कुछ हुआ? जब तक प्रोब होकर के हकीकत सामने नहीं आएगी, ये एक तरह से हाइप करने के लिए, कम्युनल माहौल बनाने के लिए कुछ एलिमेंट्स उसको इस्तेमाल करते रहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया जनाब माजिद हैदरी जी, साहब। शुक्रिया कासमी साहब आपका भी। स्टार वर्ल्ड को हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि माजिद हैदरी साहब काफ़ी तजर्बेकार सीनियर जर्नलिस्ट हैं और नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में, डिबेट्स में और अपने कंट्रीब्यूशंस के साथ आते रहते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।